आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थानी चित्रकला से संबंधित अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हमने राजस्थानी चित्रकला का सामान्य परिचय, विशेषताएं, राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं, चित्रकला का वर्गीकरण, उसके बाद मेवाड़ जो स्कूल है, मेवाड़ स्कूल से संबंधित मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली का अध्ययन किया। इसके बाद हमने दूसरा जो बिंदु था मारवाड़ स्कूल, उसके बारे में चर्चा की। मारवाड़ स्कूल में हमने जोधपुर शैली की चर्चा कर ली है। जोधपुर शैली से संबंधित जो विभिन्न विशेषताएं थी उनका अध्ययन किया। जोधपुर शैली में आपको दो लाइनें और याद रखनी है। एक तो बादाम जैसी आँखें, आप नोट कर लेना, आपने जो नोट्स बना रहे हो वहाँ नोट कर लेना। एक तो बादाम जैसी आँखें और एक ऊंची पाग, पाग यानी पगड़ी। बादाम जैसी आँखें एवं ऊंची पाग मारवाड़ी या जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। ये लाइनें आप नोट करेंगे। बादाम जैसी आँखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है, आप वहाँ नोट कर लेना। इसके बाद आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे किशनगढ़ शैली की। आज का हमारा बिंदु कौन सा होगा? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ जो शैली है वो भारत की न होकर राजस्थान की एक सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली मानी जाती है। राजस्थान की, यद्यपि भारत में चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ जो विकास है, सर्वश्रेष्ठ चित्रकला जो शैलियां हैं वो अजंता की गुफाओं से संबंधित मानी जाती हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं मानी जाती हैं, मुख्य रूप से अजंता की गुफाएं। इसी प्रकार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली मानी जाती है और इसे कागजी शैली भी कहा जाता है। सावंत सिंह अथवा नागरी दास के समय इस चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। इनका शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। सावंत सिंह की पासवान थी बणी ठनी। बणी ठनी का जो चित्र है वो नागरी दास के समय मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद, उसके द्वारा बनाया गया। तो ये आपकी किशनगढ़ जो शैली है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर होगा कौन सा? किशनगढ़ शैली। तो आइए हम चर्चा करते हैं किशनगढ़ शैली पर। किशनगढ़ शैली किशनगढ़ शैली किशन सिंह के द्वारा 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली गई थी। किशनगढ़ की जो स्थापना है वो 1609 में किशन सिंह के द्वारा की गई थी। 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने किशनगढ़ राज्य की नींव डाली या नींव रखी। किशनगढ़ राज्य की नींव रखने का श्रेय किसे दिया जाता है? किशन सिंह को 1609 में। इसी प्रकार जो किशनगढ़ का राज परिवार था उसके ऊपर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। ये जो यहाँ का राज परिवार है तो यहाँ के राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। यहाँ के राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। यानी किशनगढ़ के राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ राधा कृष्ण से संबंधित सर्वाधिक चित्र बनाए गए थे। इसीलिए राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से किया गया। राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से किया गया। चित्रण के माध्यम से
किया गया। यानी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था यहाँ। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का। इसीलिए राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप है वो चित्रण के माध्यम से बहुलता से किया गया, अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ कौन कौन से रंगों की प्रधानता थी। अगर हम कलर की बात करें, यानी इस शैली में मुख्य रूप से कौन कौन से रंगों का जो उपयोग है वो किया गया था। सफ़ेद, स्लेटी, सिंदूरी, हरा और गुलाबी। हरा व गुलाबी, इन रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। सफ़ेद, स्लेटी, सिंदूरी, हरा और गुलाबी, इन रंगों का मुख्य रूप से यहाँ प्रयोग देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें वृक्ष, यहाँ मुख्य रूप से वृक्ष की बात करें केला व कमल। केला व कमल, वृक्ष की यदि हम बात करें केला व कमल। अगर हम पक्षियों की बात करें, यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन से पक्षियों को चित्रित किया गया है। पक्षी, हंस, बतख, सारस और बगुला। हंस, बतख, सारस और बगुला, ये मुख्य रूप से पक्षी हैं। वृक्ष की बात करें केला, कमल। कलर की बात करें सफ़ेद, स्लेटी, सिंदूरी, हरा व गुलाबी। इसी प्रकार इसे प्रकाश में लाने वाले, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को दिया जाता है। ध्यान रखना है, यानी किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले एरिक डिक्सन और फयाज अली, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एरिक डिक्सन व फयाज अली। याद रखना है दोनों नाम, एरिक डिक्सन व फयाज अली। इसी प्रकार ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली, इसे कागजी शैली भी कहा जाता है। कागजी शैली भी कहा जाता है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली मानी जाती है और इसे कागजी शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें नारी सौंदर्य, इस शैली की प्रमुख विशेषता है। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इसी प्रकार महिलाओं को बेसरी यानी नथ, नाक की बात करें बेसरी पहने हुए चित्रित किया गया है। इस शैली में महिलाओं को बेसरी, बेसरी यानी नाक का आभूषण है,
ये पहने हुए चित्रित किया गया है। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। अब इस शैली का जो सर्वाधिक विकास है वो सावंत सिंह अथवा नागरीदास के समय हुआ। सावंत सिंह अथवा नागरीदास। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, सावंत सिंह की। सावंत सिंह अथवा नागरीदास। सावंत सिंह अथवा नागरीदास 1748 से 1764, 1748 से 1764 ईस्वी। तो इस चित्रकला शैली का यानी किशनगढ़ शैली का जो सर्वाधिक विकास है किसके समय हुआ, सावंत सिंह के समय। तो इसका शासनकाल एक तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, तो अपन बिंदु नोट करें। एक तो सर्वाधिक विकास, किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। इसके समय का जो शासनकाल है या इसका समय किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इसका जो समय है वो किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। सर्वाधिक विकास इसके समय होता है। सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, सावंत सिंह या नागरीदास के समय। ये एक स्वयं अच्छे चित्रकार थे, स्वयं एक अच्छा चित्रकार था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो ये स्वयं एक चित्रकार था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसका काव्य से संबंधित प्रेम था या काव्य प्रेमी था। ये काव्य प्रेमी था। तो सर्वाधिक जो विकास है वो किसके समय होता है, सावंत सिंह। इनका उपनाम क्या है, नागरीदास। उपनाम क्या है, नागरीदास। तो किशनगढ़ शैली से संबंधित कुछ सामान्य चर्चा है, सामान्य परिचय है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किशनगढ़ शैली का जो सर्वाधिक विकास है, किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसके समय के काल को कहा जाता है, सावंत सिंह अथवा नागरीदास। तो हम सावंत सिंह के बारे में चर्चा कर रहे थे। सावंत सिंह, सावंत सिंह अथवा नागरीदास। एक तो ये जो सावंत सिंह है इनकी पासवान थी बणी ठणी। बणी ठणी इनकी पासवान थी यानी प्रेमिका थी। बणी ठणी इनकी पासवान थी। और इस बणी ठणी का जो चित्र है मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा इसका चित्र बनाया गया था, बणी ठणी का। तो इसका जो चित्र है मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा चित्र बनाया गया। बणी ठणी का जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था, मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा। इस बणी ठणी को राधा के रूप में अंकित किया गया। इसे राधा के रूप में अंकित किया गया। तो निहाल चंद नागरीदास के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे। निहाल चंद नागरीदास के समय
का प्रसिद्ध कलाकार रहा। प्रसिद्ध कलाकार। ये जो बणी ठणी थी इसका संगीत से संबंधित प्रेम था, ये संगीत प्रेमी थी। बणी ठणी संगीत प्रेमी थी। संगीत प्रेमी थी। और जो आपका एरिक डिक्सन है, एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। यानी बणी ठणी को भारत की मोनालिसा बताने वाले कौन थे? एरिक डिक्सन। मोनालिसा याद रखना है, मोनालिसा कौन थी? ये इटली की एक सुंदर महिला थी। इटली की एक सुंदर महिला थी। बणी ठणी इटली की एक सुंदर महिला थी। सॉरी, मोनालिसा इटली की एक सुंदर महिला थी। और मोनालिसा का जो चित्र है वो लियोनार्दो दे विंची के द्वारा बनाया गया था। इसका जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था? लियोनार्डो दे विंची द्वारा। मोनालिसा का जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था? लियोनार्दो दे विंची के द्वारा। इसी प्रकार बणी ठणी पर भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया था। भारत सरकार के द्वारा बणी ठणी पर 1973 में डाक टिकट जारी किया गया। तो सावंत सिंह की प्रेमिका या पासवान थी बणी ठणी। मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा इसका चित्र बनाया गया। इसे राधा के रूप में अंकित किया गया। निहाल चंद नागरी दास के समय प्रसिद्ध कलाकार था। बणी ठणी संगीत प्रेमी थी। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन ने बणी ठणी को भारत की मोनालिसा बताया। मोनालिसा इटली की सुंदर महिला थी। इसका चित्र लियोनार्दो दे विंची चित्रकार था इटली का, इसके द्वारा इसका चित्र बनाया गया था। और 1973 में भारत सरकार ने इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया। 1973 में भारत सरकार ने बणी ठणी पर डाक टिकट जारी किया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार। इस शैली के चित्रकार कौन कौन थे, उसके बाद हम बात कर लेंगे इस चित्रकला शैली की विशेषताएं। इस शैली के चित्रकार कौन कौन हैं देखिए। मोर ध्वज निहाल चंद, एक तो हैं मोर ध्वज निहाल चंद, एक है नानकराम, एक है सीताराम, एक है सूरध्वज, एक है सवाई राम, सूरध्वज सवाई राम, लाडली दास, मूलराज, एक है रामनाथ, तुलसीदास, और एक है बदन सिंह। एक कौन है? बदन सिंह। ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है? मोरध्वज निहालचंद। मोरध्वज निहालचंद, नानकराम, सीताराम, सूरध्वज सवाई राम। नानकराम, सीताराम, सूरध्वज सवाई राम।
लाडली दास, मूलराज, रामनाथ, तुलसीदास और बदन सिंह, ये प्रमुख चित्रकार हैं। तो यहाँ का सर्वश्रेष्ठ जो चित्र है वो भी किसका चित्र है? बनी ठनी का चित्र है, जो सावंत सिंह की प्रेमिका या पासवान थी। इतना सब कुछ होते हुए भी नोट यहाँ राग रागनियों का चित्रण नहीं मिलता है। यहाँ राग रागनियों का चित्रण नहीं किया गया। यहाँ राग रागनियों का चित्रण नहीं किया गया। तो ये किशनगढ़ शैली है। किशनगढ़ शैली में सामान्यतः क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक तो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? नागरीदास या सावंत सिंह के समय हुआ। इसी प्रकार नागरीदास की प्रेमिका कौन थी? बनी ठनी। बनी ठनी का चित्र किसने बनाया? मोरध्वज निहाल चंद ने। इस शैली को राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ शैली माना जाता है, कागजी शैली माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे किशनगढ़ शैली की जो विशेषताएं हैं, यहाँ के चित्रों की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, किशनगढ़ शैली का अंतिम बिंदु आता है यहाँ की विशेषताएं, यानी पुरुष जो चित्र बने उसकी विशेषताएं, स्त्री चित्रों की विशेषताएं और अन्य विशेषताएं, जैसे झील में क्रीड़ा करते हुए बतख और राधा कृष्ण से संबंधित चित्र देखने को मिलेंगे। प्रातःकालीन, संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण, कुछ विशेषताएं बची हुई हैं। ये विशेषताएं लिखने का या विशेषताएं बताने का, नोट करवाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हो सकता है कोई एक विशेषता उठा करके एग्जाम में दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किस शैली की विशेषता है। तो आपको विशेषताओं का भी अध्ययन करना है, याद रखना है किस शैली की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। तो किशनगढ़ शैली की अगर हम विशेषताओं की बात करें, इस शैली की अब हम बात करते हैं विशेषताएं। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं, और विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष आकृति। यानी इस शैली में पुरुष की आकृति किस प्रकार चित्रित की गई, महिला की आकृति किस प्रकार चित्रित की गई और अन्य आकृतियाँ कैसे कैसे चित्रित की गई हैं, उन सभी का अध्ययन करते हैं। एक तो लंबा, एक हरा, नील छवि युक्त शरीर, नील छवि युक्त शरीर। हम पहले पुरुष आकृति की बात कर रहे हैं। लंबा, इकहरा, नील छवि युक्त शरीर। इसी प्रकार मोती जड़ित, मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी, मोती जड़ित श्वेत अथवा मूंगिया पगड़ी। हम पुरुष आकृतियों की बात कर रहे हैं किशनगढ़ शैली में। लंबा, इकहरा, नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत मूंगिया पगड़ी। इसी प्रकार समुन्नत ललाट, समुन्नत ललाट। यानी अलग अलग विशेषताएं हैं। पुरुष आकृति की अलग विशेषताएं हैं, महिला आकृति की अलग विशेषताएं हैं। तो लंबा, इकहरा, नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत मूंगिया पगड़ी, समुन्नत ललाट। इसी प्रकार लंबी नासिका, पैरों तक झूलता, पैरों तक झूलता लंबा जामा।
पैरों तक झूलता लंबा जामा। तो ये पुरुष आकृति है, कौन सी शैली में? किशनगढ़ शैली में। इसके बाद हम बात करते हैं महिला आकृति की। महिला आकृति, महिला यानी नारी सौंदर्य इस चित्रकला का एक तो प्रमुख विषय रहा है। इसे नंबर 1 बात करें, नारी सौंदर्य इस शैली का प्रमुख विषय रहा। नारी सौंदर्य इस शैली का प्रमुख विषय रहा। काजल से युक्त विशाल नयन, अब देखिए विशेषताएं क्या क्या हैं। काजल से युक्त विशाल नयन, काजल से युक्त विशाल नयन नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विषय रहा है। इसी प्रकार लंबी कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें, लंबी कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें, सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन। नंबर 5 पतली कमर। याद रखने हैं, नारी सौंदर्य इस शैली का प्रमुख विषय रहा है। काजल से युक्त विशाल नयन, लंबी कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर। इसके बाद हम बात करें नंबर 6, अर्ध विकसित, अर्ध विकसित किंतु, अर्ध विकसित किंतु उन्नत एवं खिंचा हुआ वक्ष स्थल, अर्ध विकसित, अर्ध विकसित किंतु उन्नत एवं खिंचा हुआ वक्ष स्थल, हाथ में कमल की कलियां, हाथ में कमल की कलियां और नाक में विशेष प्रकार का आभूषण यानी बेसरी, नाक में विशेष प्रकार का आभूषण। ये स्त्री चित्रों की विशेषताएं हैं, महिला चित्रों की विशेषताएं, ये पुरुष चित्रों की विशेषताएं। एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेंगे। अन्य विशेषताओं की बात करें हम, अन्य विशेषताएं इस शैली की जो अन्य विशेषताएं हैं वो भी देख लीजिए। अन्य विशेषताएं, देखिए अन्य विशेषताओं की बात करें, दूर दूर तक फैली झील। नंबर 1, दूर दूर तक फैली झील, झील में क्रीड़ा करते हुए हंस, बतख, झील में केली या क्रीड़ा करते हुए, हंस, बतख, सारस। एक तो दूर दूर तक फैली हुई झील, दूर दूर तक फैली झील, झील में केली यानी क्रीड़ा करते हुए हंस, बतख और सारस, चांदनी रात में राधा कृष्ण,
की केली क्रीड़ाएं, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, झील में केली करते हंस बतख सारस, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं। इसी प्रकार प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन, प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण, कालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण, प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण। और एक कमल के दलों से ढके जलाशय, कमल के दलों से ढके जलाशय, ये इस शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, किशनगढ़ शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की यदि हम बात करें, हमने अलग अलग तरीके से अध्ययन किया है, अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया है। एक तो पुरुष आकृति, एक बार पुनः देख लीजिए। पुरुष आकृति की यदि हम बात करें तो इसमें लंबा इकहरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत अथवा मूंगिया पगड़ी, मोती जड़ित श्वेत अथवा मूंगिया पगड़ी किस शैली के पुरुषों की विशेषता है? किशनगढ़ शैली। समुन्नत ललाट, लंबी नासिका, पैरों तक झूलता लंबा जामा, पैरों तक झूलता लंबा जामा। और ये जो लंबा जामा है पारदर्शी है, ये कैसा है? पारदर्शी, झीना कपड़ा। महिला आकृति की यदि हम बात करें, इसमें नारी सौंदर्य इस शैली का प्रमुख विषय रहा। काजल, काजल, काजल से युक्त, काजल से युक्त विशाल नयन, लंबी कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, अर्ध विकसित किंतु उन्नत एवं खिंचा हुआ वक्षस्थल, अर्ध विकसित किंतु उन्नत एवं खिंचा हुआ वक्षस्थल। हाथ में कमल की पंखुड़ियाँ, ये खिली हुई नहीं हैं, ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये खिली हुई नहीं हैं। इसी प्रकार नाक में विशेष प्रकार का आभूषण। अन्य विशेषताओं की बात करें, यानी किशनगढ़ शैली की अन्य विशेषताओं की हम बात करें, दूर दूर तक फैली झील, झील में केली यानी क्रीड़ा करते हुए हंस बतख सारस, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण और कमल के दलों से ढके हुए जलाशय, कमल के दलों से ढके हुए जलाशय। तो ये था आपका किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का जो सर्वाधिक विकास है वो नागरीदास या सावंत सिंह के समय हुआ। प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मोरध्वज निहाल चंद। और बणी ठनी जो उसकी पासवान थी, नागरीदास की पासवान थी, उसका चित्रण किसके द्वारा किया गया था? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। एरिक डिक्सन ने बणी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। मोनालिसा का संबंध कहाँ से था? इटली से। इटली की एक महिला थी जिसका चित्रण लियोनार्डो डा विंची के द्वारा किया गया और 1973 में भारत सरकार के द्वारा बणी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। जो बणी ठनी थी ये संगीत प्रेमी थी, जबकि नागरीदास सावंत सिंह का जो समय है चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। सर्वाधिक विकास इसी के समय हुआ। सावंत सिंह स्वयं एक चित्रकार था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, काव्य प्रेमी व्यक्ति था। इसी प्रकार ये चित्रकला शैली की कुछ विशेषताएं हैं। तो आज के वीडियो में हम केवल किशनगढ़ शैली की ही चर्चा करेंगे और आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।